एटीपीज जनरेट होंगे और फ्रुक्टोस और आपके पास 2 एटीपीज जनरेट होंगे और उसके अलावा आपके पास कुछ कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी। तो अब इसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या है? ये आपके पास एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी काम करता है, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है और एटीपी आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी कंपाउंड है। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जैसे ही आपके पास फॉस्फेट का बॉन्ड ब्रेक होता है ना, तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये कहते हैं कि आपके पास एक बहुत बड़ी सोर्स है एनर्जी की। उसके अलावा आप कह रहे हैं कि स्केलेटल मसल्स, क्योंकि हमें पता है कि स्केलेटल मसल्स हो गए, ब्रेन हो गए, वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि फंक्शन ज़्यादा परफॉर्म करना है, ठीक है। तो आपके पास जो स्केलेटल मसल्स है उनको बहुत एनर्जी चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि ऑक्सीजन उसको उतना मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता। तो कहते हैं क्योंकि आपके पास ग्लाइकोलिटिक साइकिल या ग्लाइकोलिसिस जो है, तो वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो आपके पास ऑक्सीजन कंप्लीटली एब्सेंट है, लेकिन फिर भी आपके पास ग्लाइकोलिसिस हो रहा है। तो ऐसी कंडीशंस जिसमें आपके पास एनोजिक एपिसोड्स, ऐसे टाइप के एपिसोड्स होते हैं जिसमें आपके मसल्स बिल्कुल डेफिशिएंट हो जाते हैं ऑक्सीजन से, आपके मसल में ज़रा बराबर ऑक्सीजन नहीं होता, और उस टाइम में भी आपके पास ग्लाइकोलिसिस हो रही होती है, मसल को एटीपी मिल रहा होता है, एनर्जी मिल रही होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो एनएरोबिक कंडीशन में जब आपके मसल के पास ऑक्सीजन ना हो, ऐसे कंडीशन में वो विथस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास हार्ट मसल्स। तो हार्ट के जो मसल्स हैं आपके पास, उनमें एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। हार्ट नीड्स ऑक्सीजन, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन उसके मसल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम हो जाएगी तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास फिर हार्ट के मसल्स विथस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां पे ग्लाइकोलिटिक एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। उसके अलावा कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनमें जेनेटिक जो है, तो आपके पास माल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो वो पैदाइशी तौर पर बिल्कुल ऐसे होते हैं वो लोग कि उन लोगों में 2 टाइप के एंजाइम्स बिल्कुल मिसिंग होते हैं। एक है पायरुवेट काइनेज और दूसरा है हेक्सोस काइनेज। तो ये दोनों के दोनों जो आपके पास एंजाइम्स हैं, ये एब्सेंट होंगे कंप्लीटली आपके पास जिन लोगों में, तो उनमें एनीमिया काज होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो आपके पास एंजाइम्स है, पायरुवेट काइनेज, हेक्सोस काइनेज, ये दोनों के दोनों एंजाइम्स आपके पास ग्लाइकोलिटिक पाथवे में, ग्लाइकोलिसिस में यूज होते हैं। अब ये एंजाइम्स होंगे नहीं तो ये होगा नहीं, उसकी वजह से एनीमिया काज होता है, ठीक है। फिर कहते हैं लोकल एसिडोसिस भी हो जाती है। एसिडोसिस का क्या मतलब? क्योंकि हमें पता है जहाँ पे भी आपके पास ग्लाइकोलिसिस होगा तो उसके रिजल्ट में आपके पास लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो लैक्टिक एसिड है ना, जहाँ एसिड ने जमा होना है उस जगह पे एसिडिटी बढ़ेगी। तो कहते हैं कि मसल्स वगैरह में आपने सुना है ना कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो गई है, मसल में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है जब बहुत अरसे बाद एक्सरसाइज की है। तो वो क्या होता है, आपके मसल्स में पेन इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, एटीपी की कन्वर्जन हो जाती है, एटीपी आ जाता है। तो उसकी वजह से आपके पास लैक्टिक एसिड बन जाता है ग्लूकोज से। तो लैक्टिक एसिड की वजह से उस जगह पे एसिडोसिस हो जाती है जिससे पेन भी होता है, ठीक है। कहते हैं कि आरबीसीज में जो है, तो आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ऑक्सीजन एब्सेंट हो, आरबीसीज में आपके पास ग्लाइकोलिसिस जरूर होगी और उसके रिजल्ट में आपके पास पायरोविक एसिड और लैक्टेट जरूर बनेगा। लैक्टेट भी लैक्टिक एसिड को ही कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़नी है इंपॉर्टेंस कि आपके पास सिट्रिक एसिड साइकिल की क्या इंपॉर्टेंस है। तो कहते हैं कि ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, इसमें आपके पास फैट्स में, प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, सब के सब में आपके पास सिट्रिक एसिड का जो साइकिल है वो बिल्कुल सिमिलर होगा, डिफरेंट नहीं होगा। मैकेनिज्म जो है तो उसका बिल्कुल सिमिलर होगा। उसी तरह आपके पास एसिटाइल कोए का कंपाउंड बनेगा पायरोविक एसिड से, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जो
सिट्रिक एसिड साइकिल है, इसमें आपके पास कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी हो रहे हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस भी हो रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि कैटाबॉलिज्म जब आपके पास ब्रेक डाउन होती है चीज़ों की, और एनाबॉलिज्म जब कंस्ट्रक्टिव काम होते हैं, चीज़ें बनती हैं आपके पास। तो कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है तो आपके पास बन जाते हैं जब आपके पास एसिटाइल कोए की ऑक्सीडेशन होती है। क्या मतलब, आपके पास एसिटाइल एसिटाइल कोए का एंजाइम है, एसिटाइल कोए का जो कंपाउंड है उसकी ब्रेक डाउन हो रही है, कैटाबॉलिज्म हो रही है। वो ब्रेक हो गया आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। इसके बाद आपके पास क्रेब्स साइकिल कौन कौन सी एनाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है? ये आपके पास हेमोग्लोबिन कंपाउंड है ब्लड का, तो जो उसमें हीम है वो नॉन प्रोटीन कंपाउंड है, उसकी फॉर्मेशन में भी आपके पास हेल्प करता है ग्लाइकोल क्रैप साइकिल, सॉरी। अब कहते हैं कि कुछ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, उनकी फॉर्मेशन में भी आपके पास क्रैप साइकिल हेल्प करता है। फैटी एसिड्स हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गए, वो सब के सब जो है ना, वो भी आपके साथ क्रैप साइकिल के ही रिजल्ट में इसकी वजह से ही बनते हैं। अच्छा, अब हम क्रैप साइकिल को एम्फीबॉलिक साइकिल भी कहते हैं। इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि क्रैप साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एम्फीबॉलिक साइकिल। क्यों? क्योंकि इसमें एनाबॉलिज्म भी हो रहा है और कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है। दोनों के दोनों प्रोसेसेस मेटाबॉलिज्म के हो रहे हैं। आपसे कोई पूछे कि what is metabolism, you have to simply say that metabolism is the sum of all chemical reactions that are carried out in the body। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। चाहे वो कंस्ट्रक्टिव है या वो उसमें ब्रेक डाउन हो रही है। तो अगर वो कंस्ट्रक्टिव है, दीज आर एनाबॉलिज्म, और अगर उसमें ब्रेक डाउन हो रही है, दीज आर कैटाबॉलिज्म। अच्छा, अब कहते हैं कि जो ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल है या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल है, इसमें आपके पास वाइटामिन यूज हो रहे हैं। तो वो वाइटामिन एज अ को फैक्टर एक्ट कर रहे हैं, को फैक्टर्स या को इंजाइम की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास वाइटामिन बी की टोटल 8 टाइप्स हैं, उनमें से 5 जो वाइटामिन बी की टाइप्स हैं वो आपके पास क्रैप साइकिल में यूज हो रही हैं एज अ को फैक्टर। को फैक्टर क्या चीज है? कोफैक्टर्स वो चीजें हैं जिन्होंने आगे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है, उसे ट्रांसपोर्ट करना है। उसके अलावा कोफैक्टर या कोएंजाइम वो चीजें हैं जो कि आपके पास, आपने देखा है ना कि क्रैप साइकिल में मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, तो उन्हीं एंजाइम्स के साथ मिलके उनकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करेंगे। तो जो हमारे पास फर्स्ट टाइप का विटामिन बी यूज हो रहा है वो है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड को आप लोग एफएडी भी कहते हैं, जिसका आपने देखा था कि एफएडी कन्वर्ट हो गया था एफएडीएच2 को। तो वो एज अ को फैक्टर एक्ट करता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ। लेकिन वो हम किस फॉर्म में एज अ को फैक्टर एक्ट करता है? ये फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड आपके पास फ्लेविन के फॉर्म में, ये जो फ्लेविन लिखा हुआ है ना, फ्लेविन के फॉर्म में आपके पास एज अ को फैक्टर एक्ट करता है। उसके बाद दूसरा जो आपके पास विटामिन है, विटामिन बी की एक टाइप है थायअमीन। थायअमीन भी आपके पास एज अ को फैक्टर एक्ट करता है अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए। अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज का जो एंजाइम था ना, जो आपने क्रैप साइकिल में पढ़ा था, उसके लिए एज अ को फैक्टर जो विटामिन एक्ट करेगा उसे कहते हैं थायअमीन। ठीक है, और किस फॉर्म में यूज होगा एज अ कोफैक्टर? इन फॉर्म ऑफ थायअमीन डाइसल्फाइड। थायअमीन डाइसल्फाइड की फॉर्म में वो आपके पास यूज होगा एज अ कोफैक्टर। और क्या चीज है थायअमीन? बेसिकली विटामिन बी की एक टाइप है। उसके बाद एक और आपके पास विटामिन बी की फॉर्म है जो कि एज अ कोफैक्टर यूज हो रहा है एनएडी का। आपने सुना था ना कि एनएडी इज कन्वर्टेड टू एनएडीएच2। तो वो कहते हैं कि इसकी एब्रिवेशन क्या है? निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है ना, तो वो आपके पास यूज होता है एज अ कोफैक्टर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस और मेलेट डिहाइड्रोजिनेस। ये सारे के सारे एंजाइम्स आपने पढ़े थे ना क्रैप साइकिल में। तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, अल्फा क्लूट्रेट कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस और मेलेट डिहाइड्रोजिनेस, इन तीनों एंजाइम्स के लिए एज अ कोफैक्टर आपके पास नियासिन एक्ट करेगा। नियासिन आपके पास किस फॉर्म में एज अ कोफैक्टर एक्ट करेगा? नियासिन इन फॉर्म ऑफ NAD आपके पास एक्ट करेगा एज अ कोफैक्टर फॉर दीज एंजाइम्स।
ठीक है। इसके बाद आपके पास एक और फॉर्म है विटामिन बी की, जिसे लिपोलिक एसिड कहते हैं। वो आपके पास एज अ कोएंजाइम एक्ट करेगा अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए। ठीक है, ये भी अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए आपके पास एज अ कोएंजाइम लिपोलिक एसिड एक्ट करेगा। फिर आपके पास जो फिफ्थ टाइप है विटामिन बी की, वो है पेंटोथेनिक एसिड। तो पेंटोथेनिक एसिड जो है, तो वो आपके पास खुद कोएंजाइम ए का एक पार्ट है, और वो एज अ को फैक्टर एक्ट करेगा सक्सिनाइल कोए के लिए और एसिटाइल कोए के लिए। ठीक है, तो हमने अब यहाँ तक क्या पढ़ा? हमने यही पढ़ा कि हमारे पास कैसे कैसे जो है तो ग्लाइकोलिटिक पाथवे की क्या मेडिकल इंपॉर्टेंस है, क्रेब्स साइकिल की क्या इंपॉर्टेंस है, क्रेब्स साइकिल को एम्फीबॉलिक साइकिल भी कहते हैं, क्यों कहते हैं। फिर हमने को फैक्टर्स का पढ़ा कि कैसे विटामिन एज अ को फैक्टर्स आपके पास एक्ट कर रहे हैं।